रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। नमस्कार दोस्तों, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि यदि आप फाइनेंशियल ईयर 2021 में शेयर सेल करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन किस प्रकार करनी है और इसे इनकम टैक्स रिटर्न में किस प्रकार रिपोर्ट करना है असेसमेंट ईयर 21-22 में। फ्रेंड, जब आप शेयर को ट्रांसफ़र करते हैं तो या तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होते हैं या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होते हैं। यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है और यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है। तो ये एसेट किस प्रकार डिटरमिन किए जाते हैं कि शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उनका पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है। यानी कि यदि नीचे दिए गए एसेट 12 महीने से ज़्यादा होल्ड किए जाएंगे तो उन्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहा जाएगा और उनसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। जैसे कि इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर है कंपनी में जो कि लिस्टेड है इंडिया में, या फिर कोई सिक्योरिटी है जैसे कि डिवेंचर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो कि लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंजेस में, या फिर यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, भले ही वो कोटेड हो या अनकोटेड हो स्टॉक एक्सचेंज पे, या जीरो कूपन बॉन्ड्स, कोटेड और अनकोटेड यूनिट्स ऑफ यूटीआई वेदर कोटेड और नॉट। लेकिन यदि इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर हैं अनलिस्टेड कंपनी के, तो यदि 24 मंथ से ज़्यादा होल्ड करके आपने उन्हें बेचा है तो उससे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, और यदि इससे कम का पीरियड है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। फ्रेंड, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स किस प्रकार लगता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स शेयर पे इस प्रकार लगता है। इस केस में देखा जाएगा कि क्या शेयर सेक्शन 112A के अंतर्गत आते हैं या फिर अदर शेयर हैं। यदि सेक्शन 112A के अंतर्गत आते हैं तो टैक्स रेट 10% है। यदि जो आपकी शेयर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा है, मान लीजिए 3 लाख रुपया है, तो 2 लाख रुपए के ऊपर ही आपको 10% जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो पे करना है। लेकिन यदि अदर शेयर हैं तो उस केस में आपके पास ऑप्शन रहती है कि आप 20% टैक्स पे कर सकते हैं, जिस केस में कि आप इंडेक्सेशन क्लेम कर सकते हैं, या फिर 10% टैक्स पे कर सकते हैं जिस केस में कि आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलती है। फ्रेंड्स, सेक्शन 112 क्या है? ये सभी असेसिस के लिए एप्लीकेबल है, भले ही कंपनी है या नॉन कंपनी है या नॉन रेजिडेंट है या फिर रेजिडेंट व्यक्ति है, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस है। सबसे पहले तो जो असेसी की इनकम है उसमें कैपिटल गेन की इनकम होनी चाहिए। मान लीजिए व्यक्ति शेयर को सेल करता है तो उसके पास ऑप्शन होती है कि वो बिजनेस हेड के अंतर्गत उसे दिखा सकता है या फिर कैपिटल गेन के अंतर्गत। तो यदि वो कैपिटल गेन के अंतर्गत दिखाता है तो सेक्शन 112A के अंतर्गत वो बेनिफिट क्लेम कर सकता है। लेकिन इसके लिए कुछ और भी कंडीशन है कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना चाहिए वो इक्विटी शेयर होने चाहिए कंपनी में, या फिर इक्विटी ओरिएंटेड फंड के यूनिट होने चाहिए, या फिर बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट। तीसरी कंडीशन है इनके ऊपर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी कि STT स्टॉक एक्सचेंजेस के द्वारा जो कलेक्ट किया जाता है वो पे किया होना चाहिए। फ्रेंड्स, जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को पे करने की कंडीशन है वो दोनों टाइम पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। जब आपने शेयर परचेज किए थे उस वक्त भी आपने STT पे किया हो और जब आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस वक्त भी। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन है जहाँ पे कि आपको एक्विजिशन के टाइम पे STT नहीं भी पे किया है तब भी आप ये सेक्शन क्लेम कर सकते हैं। यानी कि आपने इक्विटी शेयर यदि एक्वायर किए हैं 1 अक्टूबर 2004 से पहले तो STT पे करना ज़रूरी नहीं था, या फिर यदि ये नोटिफाइड एक्विजिशन है जैसे कि IPO है या ESOP है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, उस केस में एक्विजिशन के टाइम पे STT नहीं भी पे किया तब भी सेक्शन 112A एप्लीकेबल होगा। इसी प्रकार यदि इक्विटी ओरिएंटेड फंड के यूनिट हैं या फिर बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट हैं तो STT पे किया जाता है जब ट्रांसफ़र किए जाते हैं कैपिटल एसेट है। लेकिन यदि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर की जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है उसके द्वारा आपने शेयर सेल किए हैं तो उस केस में ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है कि आपने STT पे किया हो। इस केस में आपको कंसिडरेशन फॉरेन करेंसी में रिसीव करना है। तो सेक्शन 112A के अंतर्गत टैक्स किस प्रकार लगता है? इस केस में यदि आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है तो उस केस में टैक्स नहीं लगता है, लेकिन आपको इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट करना होता है। और यदि अमाउंट 1 लाख रुपए से ज़्यादा है तो जितना भी अमाउंट 1 लाख से ज़्यादा होगा उसके ऊपर आपको 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होता है।
और 87A की जो रिबेट होती है वो इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से आपको नहीं मिलती है। फ्रेंड्स, आपको सेक्शन 112A के अंतर्गत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालना है तो आपके पास शेयर की परचेज कॉस्ट होनी चाहिए, यानी कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इस केस में आपको देखना है कि क्या आपने जो शेयर परचेज किए थे वो 31 जनवरी 2018 को या उससे पहले परचेज किए थे, या फिर आपने 31 जनवरी 2018 के बाद परचेज किए हैं। यदि आपने पहले परचेज किए थे तो आपको जो कॉस्ट निकालनी है वो सबसे पहले सेल कंसिडरेशन और फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है और इनका लोअर देखना है, और उसके बाद आपको एक्चुअल कॉस्ट से उसे कंपेयर करना है और इन दोनों में से जो हायर है वो लेना है, जिसे कि हम अभी एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। और यदि आपने 31 जनवरी 2018 के बाद परचेज किए हैं तो आपको एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेनी है। इस प्रकार यदि आपने 31 जनवरी 2018 से या उससे पहले शेयर परचेज किए हैं तो आपको सबसे पहले तो फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है 31 जनवरी 2018 को उन शेयर की, और जो सेल कंसीडरेशन है उसे कंपेयर करना है। इन दोनों में से जो सबसे लो वैल्यू होगी वो आपको ले लेनी है, फिर उसको आपको एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से, और इन दोनों में से जो भी हाई वैल्यू है वो आपको लेनी है। इसी प्रकार बोनस शेयर के लिए भी कैलकुलेशन की जाएगी 31 जनवरी 2018 को। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यदि आपके इक्विटी शेयर है या इक्विटी ओरिएंटेड फंड है जो कि सेक्शन 112 के अंतर्गत आते हैं तो उस केस में आपको कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता, और दूसरा आपका जो होल्डिंग पीरियड है वो उस दिन से काउंट किया जाएगा जब आपने वो शेयर एक्वायर किए थे। चलिए फ्रेंड्स, एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मान लीजिए व्यक्ति के द्वारा शेयर 1980 में परचेज किए गए थे, तो यदि 2001 से पहले परचेज किए गए थे तो 2001 को जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो आप ले सकते हैं शेयर की एज ए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। फिर उसके बाद की जो वैल्यू है वो हम नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे मिस्टर राम के द्वारा शेयर सेल किए गए हैं 1 सितंबर 2020 को 23 लाख में, और एक्सपेंडिचर कर किया गया ट्रांसफर में 10,000 रुपीज़। आपको कैपिटल गेन टैक्स निकालना है असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए। फ्रेंड्स, इस केस में आपके पास ISIN होने ज़रूरी है शेयर के, जो कि आप इनकम टैक्स रिटर्न में फिल करेंगे। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे जो शेयर परचेज किए गए वो 31 जनवरी 2018 से पहले परचेज किए गए हैं, तो आपको फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है 31 जनवरी 2018 को, यानी कि जो शेयर का हाईएस्ट प्राइस है जिस पे के शेयर ट्रेड किए गए थे 31 जनवरी 2018 को, वो उनकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी। यदि कोई ट्रेडिंग नहीं हुई थी 31 जनवरी 2018 को तो इमीडिएटली पिछले दिन जो उनकी ट्रेडिंग हुई थी उस दिन जो हाईएस्ट प्राइस था वो आपको लेना है उन शेयर का। सबसे पहले आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालना है। यहाँ पे शेयर 1980 में परचेज किए गए थे, 2020 में सेल किए गए हैं। इस प्रकार 12 महीने से ज़्यादा होल्ड करके ये बेचे गए हैं, तो जो गेन होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, क्योंकि ये शेयर लिस्टेड हैं रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, इसलिए 12 महीने से ज़्यादा का जो गेन होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। नेक्स्ट स्टेप है आपको इन शेयर की परचेज कॉस्ट निकालनी है, क्योंकि 31 जनवरी 2018 से पहले परचेज किए गए थे तो आपको एक्चुअल कॉस्ट लेनी है, क्योंकि 1 अप्रैल 2001 से भी पहले परचेज किए गए थे, इसलिए 1 अप्रैल 2001 की जो मार्केट वैल्यू है वो ले लीजिए एक्चुअल कॉस्ट, और उसके साथ ही लोअर ऑफ फॉलोइंग लेना है, यानी कि फेयर मार्केट वैल्यू 31 जनवरी 2018 एंड सेल प्राइस। तो यहाँ पे 23 लाख और 18,15,000 में से जो सबसे लो वैल्यू है वो आपको लेनी है, यानी कि 18,50,000। फिर आपको इस वैल्यू को कंपेयर करना है एक्चुअल कॉस्ट से, तो जो भी हायर होगा वो लेना है। तो यहाँ पे 18,50,000 और 9,85,000 में जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 18,50,000 है। तो इस प्रकार शेयर की जो परचेज कॉस्ट है वो 18,50,000 यहाँ पे आ जाएगी। अगला स्टेप है आपके लिए कैपिटल गेन कैलकुलेट करने का। तो जो सेल कंसीडरेशन है उसमें से जो ट्रांसफ़र पे एक्सपेंसेस हुए हैं वो आप लेस कर दीजिए, और जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है यानी कि परचेज कॉस्ट अभी हमने निकाल ली है वो लेस कर दीजिए। उसके बाद आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आपको टैक्स निकालना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, यानी कि इक्विटी शेयर पे जो कि सेल किए गए हैं और जिन पे कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया गया है। तो यहाँ पे हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया 4,40,000, उसमें से आप 1 लाख रुपये लेस कर देंगे, क्योंकि 1 लाख से एक्सीडिंग का जो अमाउंट है उस पर 10% टैक्स लगेगा। तो जो बैलेंस अमाउंट है उस पर 10% टैक्स यानी कि 34,000 यहाँ पे लगेगा। फ्रेंड्स, उसके बाद आपको इस अमाउंट को इनकम टैक्स रिटर्न में असेसमेंट ईयर 21-22 में किस प्रकार दिखाना है, शेड्यूल कैसे फिल करना है,
इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है जिसका लिंक के यहाँ पे टॉप राइट हैंड साइड में दिया गया है, आप उसे रेफ़र कर सकते हैं। और आप ITR में ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 31 जनवरी 2018 से पहले के जो शेयर परचेज़ किए हैं उन पे आपको हुआ है उसे दिखा सकते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि आपने शेयर की सेल की है और पे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया है तो उसकी आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते एज एन एक्सपेंस। यदि किसी व्यक्ति के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है शेयर से, लेकिन जो उसकी दूसरी इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, क्या वो उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से सेटअप कर सकता है? फ्रेंड्स, सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल या रेजिडेंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ही टोटल इनकम में से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को एडजस्ट कर सकती है। यदि जो उसकी इनकम है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को लिए बिना बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है। इसे हम एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए यदि आप नॉर्मल टैक्स ऑप्ट करते हैं तो ये देखा जाएगा कि क्या आप रेजिडेंट इंडिविजुअल है या HUF हैं या फिर नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं। रेजिडेंट इंडिविजुअल के केस में यदि एज 60 ईयर्स से कम है तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट सेपरेट है। यदि एज 60 से अबव है लेकिन 80 ईयर से लेस है तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट सेपरेट है। और यदि एज 80 ईयर्स एंड अबव है तो आप सुपर सीनियर सिटीजन हैं और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट सेपरेट है। HUF के केस में भी 2,50,000 की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, नॉन रेजिडेंट के केस में भी 2,50,000 की, और यदि एज 60 ईयर से लेस है तो भी 2,50,000 की। लेकिन यदि एज 60 ईयर्स और अबव है, लेस देन 80 ईयर्स, तो 3 लाख रुपीज़ तक आपको टैक्स नहीं लगता है। और यदि एज 80 ईयर्स एंड अबव है तो 5 लाख रुपीज़ तक कोई टैक्स नहीं लगता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति रेजिडेंट है और एज 40 ईयर्स है और उसकी अदर इनकम 70,000 है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर से अंडर 112A 3,65,000 है। इस केस में इनकम टैक्स किस प्रकार कैलकुलेट होगा असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए? फ्रेंड्स, इस केस में जो आप टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे उसमें देखिए जो टैक्सेबल इनकम है 3,65,000 प्लस 70,000 4,35,000 हो जाती है। यहाँ पे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2,50,000 कोई टैक्स नहीं है और 70,000 यदि आप इसमें से लेस कर देंगे तो जो बैलेंस अमाउंट है 1,80,000 का वो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट करेंगे तो बैलेंस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपके रह जाएंगे 1,85,000 के। और यहाँ पे आपको जो टैक्स लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का वो 1 लाख से ऊपर की जो इनकम होगी उसके ऊपर 10% लगेगा तो यहाँ पे 8,500 रुपीज़ का टैक्स आ जाएगा। आप रिबेट यहाँ पे क्लेम नहीं कर पाएंगे 87A की, और आफ्टर रिबेट जो अमाउंट होगा उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% लग के जो टोटल टैक्स पेबल आपका आ जाएगा। क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ऑप्शन क्लेम कर सकते हैं? जी नहीं फ्रेंड्स, 112A के अंतर्गत जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उससे आप डिडक्शंस क्लेम नहीं कर सकते हैं 80C से 80U की, जैसे कि LIC एक्स्ट्रा। इसे हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए मिस्टर राम जो रिटायर्ड पर्सन है वो इक्विटी शेयर परचेज करते हैं मार्च 2018 में और इन्हें अप्रैल 2020 में सेल कर देते हैं और इसके ऊपर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी पे किया गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आते हैं 3,20,000 और उनकी कोई और इनकम नहीं है और उन्होंने 1,50,000 PPF में डिपॉजिट किए हैं। क्या वो 1,50,000 के PPF की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं? इस केस में जब आप इनकम कैलकुलेट करेंगे उसके अंतर्गत हमने अभी डिस्कस किया है कि सेक्शन 112A के अंतर्गत जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसमें से आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस केस में जो कैलकुलेशन होगी वो इस प्रकार होगी। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होंगे 3,20,000 के, इसमें से कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी तो जो टोटल टैक्सेबल इनकम आ जाएगी उसमें से आप सिर्फ बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ही लेस कर पाएंगे। तो जो बैलेंस अमाउंट है वो 70,000 है, यानी कि 1 लाख रुपीज़ से लेस है, इसलिए यहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो आपको शेयर पे हुए हैं। फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि असेसमेंट ईयर 21-22 से इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को ये ऑप्शन दी गई है कि वो रिड्यूस रेट से इनकम टैक्स पे कर सकते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे रेफर कर सकते हैं। इस केस में टैक्स पेयर डिडक्शंस क्लेम नहीं कर सकते और स्पेसिफाइड एग्जम्पशन भी, जैसे कि LIC की डिडक्शंस, HRA, स्टैंडर्ड डिडक्शन फ्रॉम सैलरी एक्स्ट्रा। इस केस में फ्रेंड्स भले ही व्यक्ति की उम्र 60 साल हो या उससे ज़्यादा हो, उस केस में 2,50,000 की ही बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है तो आप इससे भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेटअप कर सकते हैं अप टू 2,50,000 ओनली। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ।
आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।